फीमेल से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाते हो उनके एम्पावरमेंट के लिए। आई हैव अ पॉडकास्ट कॉल्ड द फीमेल फाउंडर्स पॉडकास्ट, और उसका एक ही एम है दैट वी आर लाइक टू हाईलाइट विमेन स्टोरीज जो कि आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन, और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। सो आपने इंटरनेशनली कहाँ ट्रैवल किया है? ट्रैवल्ड टू जापान, I've traveled to London, and I've traveled to Bali, Indonesia. अरे बहुत है, हम गरीब आदमी, हमारे सामने तो बहुत है। So Too good cold coffee. Tell me the recipe. ये बताने वाली चीजें नहीं होती हैं। अगर ये मैंने बता दिया अपने चैनल पे तो फिर मेरा चैनल कॉफी विद केशव बन जाएगा। जापान एज अ कंट्री थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो उनकी खुद की नहीं है, उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो मनमीत, आप एंटरप्रेन्योर हो। यस, बट यू ट्रैवल अ लॉट। यस आई डू। क्यों? आपको इतना ट्रैवल क्यों करना पड़ता है? ओके, ट्रैवल करना मेरे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिजनेस में एक बहुत यूनिक एस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोग अनकवर नहीं कर पाते, दैट इज नेटवर्किंग, लोगों से मिलना। और जब आप अपने इंडस्ट्री के उन लोगों से मिल सकते हो जो आपसे 10x आगे हैं, तो आपकी ग्रोथ भी 10x आगे होती है। मुझे इतनी सी बात समझ आती है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना, जो वहां पहुंच चुका है। मैं खुद से कोशिश करूंगी तो 100 गलतियां करूंगी, लेकिन अगर किसी का हाथ पकड़ के आगे जाऊंगी तो शायद 10 गलतियां करूंगी। तो इसीलिए मैं ट्रैवल करती हूँ ताकि मैं इवेंट्स अटेंड करूं, लोगों से मिलूं जो मेरे से आगे हैं, ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं, उनसे मिलूं, उनके साथ बैठूं। क्योंकि आई नो आई एम कोटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये भी कहा जाता है दैट यू आर अ एवरेज ऑफ योर 5 people. So I want to have millionaires and billionaires in my 5 people so that I have become one. So आप ट्रैवल करने का हैसल लेते हो जस्ट सो दैट आपकी रीच बढ़े, राइट? बट इवन विद दिस आइडियोलॉजी जो आपने डिस्क्राइब की, एंड आफ्टर सो मच ऑफ ट्रैवल, इज इट वर्थ इट? आप जो ट्रैवल कर रहे हो आप आगे कंटिन्यू रखोगे, फायदा मिल रहा है? एब्सोल्युटली इट्स वर्थ इट। तो मैंने अभी सैटरडे को एक इवेंट अटेंड किया है, इट इज कॉल्ड चेंज मेकर्स, और मेरे इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी लोग वहां पे थे। एंड टुडे आई हैव अ पिक्चर विद ऑल ऑफ देम एंड अ फ्यू ऑफ देम नो मी बाय नेम। तो उन लोगों को, इतने सारे लोगों में उनको पता है कि मनमीत कौन है, एंड दैट इज सक्सेस फॉर मी। साथ ही साथ अगर मैं उस पिक्चर को यूज करके सोशल मीडिया पे डालती हूँ या प्रमोट करती हूँ तो मेरी एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, क्योंकि लोगों को लगता है अरे इनके साथ फोटो है, ये इससे मिली है, कुछ तो हो गई, मतलब शी इज समथिंग कि इसके साथ फोटो है। तो दैट डेफिनेटली एड्स टू माय पोर्टफोलियो। और जब तक मुझे लगेगा कि मुझे उन लोगों से मिलने की जरूरत है जो मुझसे आगे हैं, मुझे सिखा सकते हैं, तब तक आई विल ट्रैवल एंड आई विल कीप नेटवर्किंग। ओके, गुड। तो एक बात मुझे बताओ, जब आप ट्रैवल करते हो, बिकॉज यू ट्रैवल एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? या तो बिकॉज आप वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके जो फ्लाइट के टाइमिंग्स होते हैं, क्या वो ऑड आवर्स पे यूजुअली हो जाते हैं, या यू स्टिल हैव एनफ टाइम कितना फ्लेक्सिबल करके चलोगे, सूटेबल टाइम्स पे आप ट्रैवल करते हो? ओके, मैं ट्रैवल करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन मुझे कौन सा बेस्ट टाइम सूट कर रहा है एंड व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द फ्लाइट्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर मुझे ट्रैवल करना है तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स ही होने चाहिए या लेट नाइट ही होना चाहिए, बिकॉज आई एम अ बिजनेस ओनर। और उसका एक ये फायदा होता है, जब आप धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर देते हो, इट्स बीन 4 years आई एम रनिंग अ बिजनेस, तो आज मैं उस कैपेसिटी में हूँ कि मेरी 8 लोगों की टीम है, अगर मैं नहीं भी अवेलेबल हूँ तो टीम काम करती रहेगी। तो उस केस में मैं बहुत चूजी नहीं होती हूँ कि मॉर्निंग में ट्रैवल करना है या नाइट में, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जहां मुझे पहुंचना है। अगर मैं सुबह पहुंच के, अगर 10 बजे का इवेंट है, मैं 8 बजे पहुंच सकती हूँ, तो आई सेव द नाइट, मुझे कहीं स्टे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा इवेंट ही सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है और मुझे दूर जाना पड़ेगा, जैसे मुंबई के इवेंट के लिए मैं फ्राइडे को ही पहुंच गई थी ताकि मैं रात को पूरी अच्छे से नींद लूं, बिकॉज इट वाज अ 12-hour इवेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन मुझे कहाँ जाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं चूज करती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपके आंसर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन छुपा है। ओके। आप, क्योंकि आपने कहा कि आप चूज करके जा पाते हो, इतना आपके पास लेवरेज है, तो आपको कुछ पैटर्न पता लगा कि कोई पर्टिकुलर डे है हफ्ते का क्या, कि जब फ्लाइट सस्ती मिल जाती है, या कोई वेबसाइट है जिसपे थोड़ा कूपन अच्छा लग जाता है, ऐसा कुछ है? यस, तो मैं 2-3 चीजें यूज करती हूँ। एक तो मैंने ये नोटिस किया है, ट्यूसडेज और वेडनेसडेज को शाम के टाइम डेफिनेटली फ्लाइट टिकट सस्ती मिलती हैं। सेकेंडली, स्काई स्कैनर करके एक वेबसाइट है, वहां पे हमें कुछ कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलते हैं। प्लस कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने दूसरे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर से सीखा है, जहां पे अगर आप उनको कॉल करके बुकिंग करो तो आपको रेट्स मिल जाते हैं।
बट मेरे केस में मैं स्पेशली यूज करती हूँ क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स। एंड मैं इस चीज को ऐसे यूज करती हूँ कि हमारा, मी एंड माई हस्बैंड, हमारे महीने का जितना भी खर्चा रहता है, दो वी हैव इट इन आवर सेविंग्स अकाउंट, हम उसको स्वैप क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, बिकॉज वी हैव 45 डेज, और 45 डेज में ये होता है कि पैसे तो हमारे पास है, हम 45 डेज में कार्ड बिल पे कर ही देंगे, पर उस 45 डेज के लिए मैं जितना खर्चा करती हूँ मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैंगलोर ट्रैवल किया है, बोथ ऑफ अस, इन जस्ट 2500 रुपीज यूजिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो हम क्रेडिट कार्ड को अच्छे मीन्स के लिए यूटिलाइज करते हैं ताकि हम उसे स्पेंड करें, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलें, और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को हम कभी भी किसी प्रोडक्ट में खर्च नहीं करते हैं, ऑलवेज ट्रैवल, या हम उसको इन कैश भी नहीं करते हैं, क्योंकि कैश इतना नहीं मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट्स पे। हम हमेशा उसे फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग में ही यूज करते हैं। Then if you are talking about credit card और हम फ्लाइट्स की बात कर ही रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, क्या आप दोनों का फोकस कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स पे रहता है टाइम टू टाइम जो आपको और लाउंज की एक्सेसिबिलिटी दे, या और ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब नए पे नए आप लेते रहते हो, या जो है उनसे इट्स लाइक सफिशिएंट होता रहेगा हमेशा? जो है उस पे हम सफिशिएंट रहते हैं, हम बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स नहीं लेते हैं, क्योंकि जितने बेसिकली क्रेडिट कार्ड इज अ क्रेडिट, इट्स अ लोन, इट्स अ डेट दैट वी आर टेकिंग। तो जितना आप क्रेडिट लेते रहोगे उतना प्रॉब्लमैटिक भी होता है। बहुत सारे लोग हैं, देयर इज अ क्रेडिट कार्ड इन्फ्लुएंसर जो 20 क्रेडिट कार्ड यूज करके रोटेट करता रहता है, पर हमें वैसा नहीं करना है, तो हम एक ही क्रेडिट कार्ड पे स्टक रहते हैं। और जैसे आपने बोला लाउंजेस, ऑफ कोर्स मैंने बहुत बार, मैं जब भी एयरपोर्ट पे जाती हूँ मैं हमेशा टेक्निकली फ्री में खाती हूँ, इज बिकॉज डिफरेंट कार्ड्स पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं। मेरे हस्बैंड के कार्ड पे 2 रुपीज कटते हैं पूरे बुफे ब्रेकफास्ट पे ऑन एन एयरपोर्ट लाउंज, और मेरे कार्ड पे 25 कटते हैं, लेकिन वो 25 कटने के तुरंत 5 मिनट बाद वो रिवर्स हो जाते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर मी। एंड यूजुअली हमने ये देखा है कि HDFC कार्ड्स आर द बेस्ट एज टू वॉट वी यूज। मेरे हस्बैंड का भी HDFC कार्ड है, मेरा भी HDFC कार्ड है, वो यूजुअली आपको बेनिफिट्स काफी अच्छे देता है और हर लाउंज पे चलता है। ओके, दैट्स नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, आप क्योंकि ट्रैवल इतना करते हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 4-5 जगह इंडिया में हो आए हो मिनिमम, ठीक है, 4-5 जगह आप हो आए हो, तो आप बताना चाहोगे कि इंडिया में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सिटी टू सिटी ट्रैवल करने में कहाँ थोड़ी ज्यादा मुश्किलात आई है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और कहाँ पे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है? ओके, ग्रेट, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। स्पेशली प्रॉब्लम आती है बैंगलोर और गोवा में, क्योंकि बैंगलोर और गोवा में एयरपोर्ट सिटी से ही बहुत दूर है। तो अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे उतरोगे या आप गोवा एयरपोर्ट पे उतरोगे, आपको सिटी के किसी भी कोने में जाना हो, योर मिनिमम चार्जेस आर 1000 to 1500, बेयर मिनिमम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग्स। अगर आप रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो 800-1000 हो सकता है, दिन के टाइम में ट्रैवल कर रहे हो 600-700 हो सकता है, पर वो विद इन द 500,000-1500 रेंज रहेगा ही इन बैंगलोर एंड गोवा। बेस्ट सिटी तो एज आई वुड से, बिकॉज आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मुझे दिल्ली इसलिए कनेक्टिविटी वाइज बेस्ट लगता है, बिकॉज मेट्रो है, लोकल कैब्स वगैरह बहुत इजीली मिल जाती हैं, रिक्शास बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो आई थिंक दिल्ली हैज द बेस्ट कनेक्टिविटी। इवन अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो एयरपोर्ट के अंदर अंदर से आप मेट्रो में घुस सकते हो, सो उसकी बेस्ट कनेक्टिविटी है। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फाइनेंशियली इन बैंगलोर एंड गोवा, एंड टाइम भी बहुत लगता है। यू हैव टू एटलीस्ट गिव 1 hour एयरपोर्ट से मेन सिटी में जाने के लिए। ओके, या दिल्ली यू मेंशन, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। दिल्ली में 3 टर्मिनल्स हैं, ओके, हम जो बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो आपने तीनों से ही ट्रैवल किया होगा, राइट? उन तीनों में से I'd like to ask बेस्ट, वर्स्ट कहना नहीं चाहिए बिकॉज एज सच मैंने भी तीनों ट्रैवल किए हैं, वर्स्ट तो नहीं है, बट कौन सा इतना बेटर नहीं है एंड क्यों? ओके, मुझे इसका आंसर तो नहीं पता कौन सा बेटर नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली से इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बेस्ट, बिकॉज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाउंज सबसे बड़ा है, उसकी फैसिलिटीज ज्यादा हैं, यू हैव मोर स्पेस, मोर फूड एवेन्यूज, एंड शायद यही रीजन रहेंगे दूसरे एयरपोर्ट्स में, क्योंकि वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, तो हो सकता है कि थोड़े ऑफर्स, लाउंज छोटा हो या एमिनिटीज कम हो, या आपके ऑप्शंस टू ईट फूड एट द फूड आउटलेट्स या फूड कोर्ट वो कम हो। सो दिस इज द रीजन आई थिंक, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसमें of course चीजें ज्यादा है। Alright, so आपने इंटरनेशनली कहाँ ट्रैवल किया है? Not much. I have traveled to Japan. I've traveled to London and I've traveled to Bali, Indonesia. अरे बहुत है, हम घर के आदमी, हमारे सामने तो बहुत है। अच्छा चलिए, तो कमिंग टू, बिकॉज इंडोनेशिया तो
मैंने अपने चैनल पे बहुत कुछ डाला है इंडोनेशिया से रिलेटेड। आई वुड लाइक टू नो अबाउट लंदन, जापान। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं दोनों जगह की? जापान हो लंदन हो? हाँ, दोनों की डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। पर मैं दिल्ली से गई थी। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन से सिटी में हो, कहाँ हो। दिल्ली मुंबई से मुझे लगता है डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है, बाकी जगह से आई डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सिटी में हो। जापान का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? ओके, मैं जापान गई थी 12th में। तो जापान का बिकॉज आई वाज, कितने इयर्स पहले की बात होगी? लगभग 11-12 साल मिनिमम। 11-12 साल। और जापान का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि वहाँ पे लोग बहुत ही रूल फॉलोइंग है। मतलब मुझे आज भी विविडली याद है कि अगर हम वहाँ पे हम होम स्टे में थे, रेन-सान वाज हिज नेम। वो मेरे शायद ग्रैंडफादर की एज के रहे होंगे, और हम लोग सिग्नल पे खड़े थे, वो हमको कहीं खिलाने के लिए लेके जा रहे थे, और चारों साइड जो चौराहा जैसे कहते हैं इंडिया में, वो चौराहा था, और चारों साइड कोई गाड़ी नहीं थी। रात के 8 बज रहे थे, कोई गाड़ी नहीं थी, बट रेड लाइट थी, और वो अकेले उस रेड लाइट पे खड़े थे। तो वो लोग इतने रूल फॉलोइंग होते हैं। एंड देन वहाँ पे कुछ कल्चर्स ऐसे हैं कि जैसे जो घर होता है उसमें वो स्लीपर्स अंदर नहीं लेके जाते हैं। आपकी जो बाहर की स्लीपर्स हैं वो बाहर ही रहेंगी, वो अंदर नहीं आएंगी। जापान एज अ कंट्री बहुत कोल्ड है। मतलब मैंने 3 दिन जापान में, जिस दिन मैं रही होम स्टे में, उस 3 दिन मैंने स्नोफॉल देखी है। मतलब वहाँ इतनी ठंड रहती है। वहाँ पे नीचे सोने का बहुत कल्चर है, फुतोन कहते हैं उसको। वो नीचे, जैसे हमारे यहाँ पे बैकपैकिंग बेड्स होते हैं, वैसे उनके परमानेंट बेड्स फुतोन होते हैं। हाँ, और जापान का सबसे मुझे जो पसंद नहीं आया, उनका खाना थोड़ा सा टेस्टलेस होता है कमिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि हम लोगों को स्पाइसेस, मसाले और फ्लेवर की बहुत आदत है, और उनका खाना थोड़ा सा बेस्वाद होता है बीइंग एन इंडियन। इसी खाने के पॉइंट पे मैं आपको रोकूंगा बीच में। मैं एक ऐड करना चाहूंगा क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में बहुत आता है, स्पेशली मेरे जैसे प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए, कि जापान उनके लायक है कि नहीं है खाने के हिसाब से। नहीं, डेफिनेटली जापान है। मैंने वहाँ पे ऐसे जितना सब नॉनवेज नहीं खाया, डेफिनेटली है, वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ है, बट इट्स जस्ट दैट उनके जैसे सैंडविच भी है, मैं वहाँ सैंडविच भी नहीं खा पाई। सैंडविच भी मैंने आई स्पिट इट आउट। हाँ, इट वाज टेस्टलेस, क्योंकि उनके खाने में फ्लेवर्स नहीं है। तो वो एक चीज हो सकती है। एंड बीइंग अ पंजाबी, उस टाइम पे भी मेरी मम्मी ने मेरा बैग भर के दिया था, तो हम लोग, और 6 बजे वो लोग डिनर कर लेते हैं, 6-6:30। अब उस टाइम पे तो हम नहीं सी आउटलेट्स बंद होने लग जाते हैं क्या उसके बाद? नहीं, दुकानें सारी खुली रहती हैं, पर उनका एक्चुअल डिनर टाइम 6 बजे खत्म हो जाता है, 6-6:30। और मैं उस टाइम स्कूल में थी, तो टीचर्स साथ गए थे, एंड वी वर इन डिसिप्लिन में हमको रहना था। बाहर जाना है तो परमिशन लेके जाना है, वैसी चीजें। और मतलब ऐसा होता था। और उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स ये नहीं सीखा था कि हेल्दी हैबिट्स के लिए डिनर टाइम जल्दी होना चाहिए, इतना सब सीखा नहीं था। तो 6-6:30 हमने डिनर कर लिया। अब रात को 10-10:30 तक नींद नहीं आ रही है, तो क्या करें? तो बैग मेरी मम्मी ने भर के भेजा था, जिसमें बहुत सारे नमकीन, कपा नूडल्स था। उसी को रात को खा के 12-1 बजे तक सोते थे। तो क्या करें? तो चलते हैं, चल लेते हैं हम। That's exactly what we did. So in short, जो वेजिटेरियन बंदा है वो ना डरे, जापान में खाने पीने को मिल जाएगा, बेशक बेस्वाद हो पर मिल जाएगा। पर जापान के इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं। हम इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, वहां हमने नान, और वहां का, आई होप आई हैव अ पिक्चर इफ आई कैन शेयर, वहां का नान इतना बड़ा था, एक नान, और नान और पनीर हमने खाया था, वो बहुत टेस्टी, इट वाज वेरी टेस्टी। वो फीका नहीं था? नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट था ना, इट वाज रन बाय एन इंडियन। तो फिर नहीं खाना था ना बार-बार जाके? अब जो स्केड्यूल में है वो अब पता नहीं, बिकॉज इट वाज पेड फॉर, सिंस इट्स अ स्कॉलरशिप। ओके। बट जापान एज अ कंट्री थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो उनकी खुद की नहीं है, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जापान एज अ कंट्री एक्सपेंसिव है। ओके। लोगों का बिहेवियर, अगर आप बाहर से आए हो, इंडिया वाली साइड से आए हो, तो क्या कुछ है फर्क? नहीं, आई थिंक दे आर वेरी नाइस, वेरी वार्म पीपल, वेरी वेलकमिंग, एंड दे ट्रीट यू एज अ गेस्ट, कि आप उनके घर आए हो, वो आपको वेलकम करेंगे। तो वेरी वार्म पीपल। आपने जापानीज सीखी हुई है ना? या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ जापानीज में बोलना चाहोगे? वाताशी वा मम्मी तो देस, हाजिमे माशिते। आपने अभी मेरे व्यूअर्स को 2 बार मम्मी बोला। नहीं, आई जस्ट सेड कि हाय, मेरा नाम मनमीत है, और जापान में जब आप किसी से पहली बार मिलते हो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, तो आप बोलते हो हाजिमे माशिते। सो आई सेड हाजिमे माशिते। हाजिमे माशिते, या हाजिमे माशिते। मैं आपसे पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, जापान में नहीं है। ओके, सो हम लंदन पे आते हैं। ओके, यही सेम क्वेश्चंस हम लंदन के लिए लेके चलते हैं, बट पहले एक वेजिटेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
यू आर अ पंजाबी, नॉनवेज खाते होगे, यस बट मैं वेजिटेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। रीजन इज नॉनवेज वाले का तो चल जाता है, वेजिटेरियन दुखी हो जाता है, तो उसका थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए। आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट लंदन एज अ कंट्री, मुझे लगता है कि वहाँ पे फास्ट, लंदन एज अ कंट्री, सो सॉरी, लंदन एज अ सिटी, यूके एज अ कंट्री, अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे लगता है वहाँ पे फास्ट फूड का बहुत कल्चर है, और वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, यू कैन चूज योर ओन फास्ट फूड। तो वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी दिल्ली में या इंडिया में कहीं चले जाओ तो फैंसी ब्रेकफास्ट होते हैं, एग, आई डोंट नो, समथिंग मुझे तो नाम भी बोलने नहीं आ रहे, वैसे जो उनके ब्रेकफास्ट होते हैं, दैट इज, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट नेम, नो दे हैव समथिंग, मतलब आई कांट इवन प्रोनाउंस द होल थिंग, वो इतना मेन्यू में लिखा होता है कि मेन्यू समझ ही नहीं आता है। लंदन में या इंडिया में? इंडिया में भी, मतलब बुला के पूछना पड़ता है क्या लिखा है भैया, ये क्या, मतलब इसका समझ आ रहा है। दोस आर द काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट दे हैव, मतलब वो सी बीन्स और पता नहीं क्या क्या उनका ब्रेकफास्ट होता है। तो वेदर यू आर अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इट इज नॉट द काइंड ऑफ डाइट वी हैव इन इंडिया। उनके खाने के तरीके बहुत अलग है, हमारे जैसे नहीं है, उनका खाने का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। क्या वहाँ पे भी खाना फीका लगेगा? नहीं, मसाले कुछ यूज कर रहे हैं? हाँ, उनके खाने में फ्लेवर होता है, पर ये चीज अब आई डोंट नो, मैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे KFC का खाना बहुत पसंद आता था, तो मैंने KFC, आई वांटेड टू ट्राई कि यूके में मुझे KFC ट्राई करना है, एंड मैं वहाँ अपने रिलेटिव्स के पास गई थी, तो आई वाज स्टेइंग एट माय चाचीज प्लेस, तो मैं और मेरी सिस्टर वॉक करके KFC लेने गए थे, बट व्हेन वी केम बैक मुझे वो फ्लेवर मिला ही नहीं जो मुझे इंडिया में मिलता था, और थोड़ा सा मुझे, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। इंडिया खाने में बेस्ट है, आई थिंक सो, इंडिया में आई थिंक दिल्ली खाने में बेस्ट है। अच्छा, नो आई वुड, नो आई थिंक सूरत ओके, सूरत खाने में बेस्ट है, दिल्ली खाने में बेस्ट, हाँ, नो सूरत। अच्छा, ओके, सो जैसा कि हम मूवीज वगैरह में देखते थे बचपन में, अभी भी देखते हैं, तो क्या होता है कि इस पे मीम भी बनते हैं कि फॉरेनर्स दिखाते हैं कि उनकी टेबल पे बहुत सारा जंक फूड टाइप है, ऑरेंज जूस जरूर दिखेगा, मिल्क तो वो सीधा फ्रिज से निकालेंगे, 2 घूंट मारेंगे वापस रख देंगे टाइप, और वो जंक फूड जो टेबल पे होता है, दे जस्ट टेक अ बाइट एंड हम तो लेट होते हैं वगैरह टाइप। तो वहाँ एक्चुअली में लोगों का खाना पीना ऐसा कुछ है कि जैसे, या हमारे इंडिया में जिस तरीके का हम खाना खाते हैं, वहां पर कुछ भी हमारे वाली चीजें आई हैं, पहुंची हैं, वो ऐसा कुछ खाते हैं कि नहीं, अपना ही टोटली अलग है, और सही में ऐसा ही होता है, थोड़ा सा जंक फूड खाया और जंक फूड ही लाइफ है? मुझे लगता है कि जंक फूड ही लाइफ है, थोड़ी बहुत, मैंने बहुत क्लोजली देखा नहीं है तो आई वुडंट कमेंट, क्योंकि मैंने बोला मैं अपने रिलेटिव्स के पास गई थी, और बिकॉज दे आर इंडियन ओरिजिन, तो उनके घर में चीजें ऐसी थी कि द इंडियन कल्चर, द इंडियन वैल्यूज, दे वर फॉलोइंग इट। खुद बनाते थे फ्रेश लेके या फिर वही पैक्ड वाला? नहीं, वो लोग खुद बनाते थे, बट एट द सेम टाइम आई वुड डेफिनेटली से कि कहीं ना कहीं थोड़ा पैक्ड फूड का कल्चर है, जैसे क्रोसॉन्स, ब्रेड्स, ये सब खाने का कल्चर है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस जिसमें थोड़ा सा प्री कुक्ड मटेरियल आता है, तो वो है, और वहाँ पे सभी की लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है, तो जो जंक फूड वाला जो चीज है वो है, डेफिनेटली है, दैट इज ट्रू। ओके, थैंक यू। कमिंग बैक टू इंडिया, बैंगलोर पे चलते हैं। मैं कभी बैंगलोर गया नहीं हूँ, पर मेरे व्यूअर्स कोई ना कोई बैंगलोर जा रहा होगा, सोच रहा होगा। मुझे जानना है कि बैंगलोर में, मैं पहले बताता हूँ कि मैंने क्या सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ। व्हाट आई हैव हर्ड इज कि भयंकर ट्रैफिक है, छोटी सी जगह जाने में आपको वहाँ 2, 2.5, 3 घंटे भी लग सकते हैं, बट मैंने कुछ इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा है कि लोगों को बड़ा खूबसूरत भी लगता है। सो वहाँ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जगह क्या है देखने के लिए, कि अगर आप जाते हो, आपके पास मान लीजिए 1 ही दिन का टाइम है, लेकिन आधा दिन फ्री है, तो आप क्या देख सकते हो, क्या देखना चाहिए एक्चुअली में? ओके, तो क्योंकि मैंने बैंगलोर हमेशा वर्क के लिए ट्रैवल किया है, तो आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन, बट स्टिल, इनफैक्ट तब और अच्छी बात है, बिकॉज़ आप वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हो, घूमना आपका पर्पस नहीं है, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, और अब आपको क्या देखना चाहिए, वो चीज। तो मैंने लास्ट ईयर 4 बार बैंगलोर ट्रैवल किया है, और बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, डेफिनेटली, जैसे बोला जाता है कि सुंदर है बहुत, वेदर बहुत अच्छा है, विंडी रहता है, लिटरली ठंड लगती है आपको, और ट्रैफिक डेफिनेटली है, मतलब आपको कहीं भी अगर गाड़ी लेके निकलना है इन वर्किंग आवर्स, आप 2-3 घंटे अटक जाओगे वहां पे, वो भी सच है, होता है। अगर आपको निकलना है तो आप ऑड आवर्स में निकलो, बहुत सुबह, बहुत रात को, ताकि आप टाइम पे पहुंच जाओ, दैट इज डेफिनेटली देयर। तो फिर हाँ, तब वो देन द मिडिल आवर्स विल बिकम द ऑड आवर्स, तो वो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है।
क्या देखना चाहिए, मुझे लगता है कि बैंगलोर का सबसे मेन हब जो है दैट इज कोरमंगला। कोरमंगला एक एरिया है, जैसे आई वुड से दिल्ली का सीपी, वैसे बैंगलोर का कोरमंगला है। कोरमंगला में बहुत सारी ईटिंग जॉइंट्स और बहुत बड़ी मार्केट है जहां आपको बहुत कुछ यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन गो अराउंड, यू कैन ईट। सो आई थिंक अगर कोई भी जा रहा है और लिमिटेड टाइम है, सो यू कैन डेफिनेटली गो टू कोरमंगला मार्केट। वहाँ एक बहुत फेमस कैफे है, रामेश्वरम कैफे, और आई थिंक आई एम श्योर वो इंस्टाग्राम पे भी काफी उसकी रील्स वगैरह आती रहती हैं। बहुत अच्छा डोसा मिलता है और आप डेफिनेटली एक डोसे से ऊपर नहीं खा सकते, इट्स दैट हैवी, इतना वो घी में सना हुआ होता है। तो आई थिंक दीज 2-3 थिंग्स आई वुड लाइक टू से अगर आप बैंगलोर जा रहे हो तो। ओके, इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आया कि आउट ऑफ ऑल द सिटीज विच यू हैव ट्रेवल्ड, जैसे हमारे दिल्ली में यू मेंशन उस टाइम पे सीपी, ऐसे मेरे दिमाग में आया जैसे सरोजनी नगर मार्केट होती है, आईएनए मार्केट होती है, विच आर फेमस क्योंकि वहाँ चीप रेट पे चीजें मिल जाती है। राइट। सो बाकी इंडिया के किसी शहर में जहाँ यू हैव ट्रेवल्ड ऐसी कोई मार्केट पता लगी है? हाँ, क्योंकि अब मैं सूरत में रहती हूँ तो सूरत में ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं। एक आई थिंक पशुपति मार्केट है जहाँ पे टेक्सटाइल रॉ मटेरियल जो होता है वो बहुत मिलता है। मुझे सूरत की मार्केट्स का नाम नहीं पता है, बट आई डेफिनेटली नो अगर आर्ट एंड क्राफ्ट हो या फिर टेक्सटाइल हो या कोई भी यू नो क्रिएटिविटी का मटेरियल हो, सूरत में ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं जो बल्क में मिलता है और सस्ता मिलता है, डेफिनेटली है। और मुंबई की आई थिंक क्रॉफिट मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी चीजें अगेन आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें क्रॉफिट मार्केट में मिलती हैं, अम्ब्रेलाज मिलती हैं बड़ी बड़ी सस्ते में, तो मुंबई का क्रॉफिट मार्केट। ओके, क्या सूरत के डायमंड सच्चे हैं? मुझे नहीं पता। क्या आपके पास सूरत का डायमंड है? नहीं। आपका पति है? Oh yeah. Oh man. That's a good one. All right, so Do good cold coffee. Tell me the recipe. ये बताने वाली चीजें नहीं होती। अगर ये मैंने बता दिया अपने चैनल पे तो फिर मेरा चैनल कॉफी विद केशव बन जाएगा। Because I know कि you are not an entrepreneur starting से, right? कहाँ से ये आइडिया स्ट्रक हुआ कि मुझे ऐसा करना है, खुद का कुछ बिजनेस करना है, हुआ कैसे? मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ से हुआ, बट सिंस माय कॉलेज एंड एक्चुअली शायद मेरा गोल हमेशा से था मनी मेकिंग, और मुझे ये पता था कि जॉब में आपकी इनकम फिक्स्ड होती है, आपको जो सैलरी दी गई है उतनी ही मिलेगी और इंक्रीमेंट जो है वो एक बेसिस पे होगा। इफ आई वुड लाइक टू से कि आपको वो एक्स्ट्रा इनकम या जो विंडफॉल इनकम बोलते हैं वो कभी नहीं आएगी। वो एक बिजनेस ताने मार रही हैं? नहीं मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रही हूँ उस टाइम पे कि मुझे इतना पता था या इतनी रियलाइजेशन थी कि इनकम जो है सिर्फ एक बिजनेस ओनर ही कमा सकता है, प्रॉफिट एक बिजनेस ओनर को ही आएगा, इसलिए मुझे बिजनेस करना था। तो मेरे दिमाग में दो चीजें थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ माय लाइफ, कि मैं चूज कर सकूं। मुझे कोई ये ना बोले कि मुझे सुबह 5:30 ऑफिस पहुंचना होता था, बिकॉज आई वाज अ जापानीज ट्रांसलेटर, हम जापान के टाइमिंग्स के हिसाब से काम करते थे। तो कोई मुझे ये ना बोले कि शाम को रात को 3:30-4 बजे उठना पड़ेगा, या शाम को आज छुट्टी लेनी पड़ेगी, या कल जाना पड़ेगा। तो आई वांटेड टू हैव माय ओन कंट्रोल एंड आई वांटेड टू अर्न मनी। But I would also like to say these are the two reasons you should not start and not get into entrepreneurship for 100%. Based on your experience, आपने बताया। Yes. So viewers would like to know कि ऐसा क्यों? वो इसीलिए होता है क्योंकि आप इस सोच से घुसते हो कि आप पैसा कमाओगे और आपको फ्रीडम मिलेगी, लेकिन हमेशा थोड़े से एंगल से सोचना चाहिए कि पहले आपका एक एम्प्लॉयर था, आपको एक को जवाब देना था, आप छुट्टी ले रहे थे, बुखार था, कुछ था, आपको एक को जवाब देना था, आपका टीम मेंबर आपके लिए कवर अप कर रहा था। अब लेट्स से आपके 2-3 क्लाइंट है, अब आपको 3 लोगों को जवाब देना है। अब और आपको पैसे भी खुद लेने हैं उनसे, आपको आगे फ्रीलांसर्स को भी पे करना है अगर आपको किसी ने रखा हुआ है। तो नाउ यू आर डूइंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। पहले आप सिर्फ डिलीवरी कर रहे थे, अब आप सर्विस भी कर रहे हो, डिलीवरी भी कर रहे हो, ऑपरेशंस भी कर रहे हो, फाइनेंस भी कर रहे हो, एवरीवन इज यू। एंड इस सब में क्योंकि आपने जीरो से अभी स्टार्ट ही किया है, तो अभी वो मार्केट में ट्रस्ट ही नहीं है आपके लिए, तो पैसा स्टार्टिंग में आता नहीं है। कोई 5,000 में प्रोजेक्ट देगा, कोई 10,000 में देगा, कोई उससे भी कम में देगा, कोई 20,000 में देगा, कोई वन टाइम प्रोजेक्ट देगा। अभी कंसिस्टेंट क्लाइंट्स आपके पास है नहीं, अभी मार्केट में ना आपका ट्रस्ट है, ना अथॉरिटी है, ना क्रेडिबिलिटी है, तो उसको बिल्ड करने में 1.5 साल लग जाता है। तो इसीलिए ना स्टार्टिंग में फ्रीडम मिलती है कि सब कुछ खुद करना है तो घंटों लगे रहो, जवाब भी ज्यादा लोगों को देना है, प्लस आपके पास अभी पैसा भी नहीं है जिसके लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए थे। तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली में आता है, जो मेरे जैसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे वो सोच रहे होंगे
सबके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता ही है कि यार हम अपना खुद का कुछ काम कर लें, राइट, बहुत पैसा कमा लेंगे हम वगैरह टाइप की चीजें आती हैं। लेकिन देन दीज थिंग्स जो कि आपने बताई, ऑब्वियसली बात है, ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिमाग में आती है और बंदा सोचता है कि यार अभी जो चल रहा है वो भी हाथ से ना निकल जाए और मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा, व्हाट इफ मैं बिल्कुल ही सड़क पे आ जाऊं। तो हाउ डू अ पर्सन टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि नहीं, मैं जब ये फर्स्ट लीप ऑफ फेथ कह लो लूंगा या लूंगी तब कुछ होगा, ये कैसे आती है वो मोटिवेशन? ओके, इसके 2-3 तरीके हैं जो मैंने नहीं किए थे लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। उसमें से एक ही चीज मैंने की थी, अच्छा, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। नंबर 1, आई वुड से दैट जब आप व्हेन यू आर वर्किंग, आपका एक सैलरी का अमाउंट होता है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं साइड हसल से, मैं इसे साइड हसल कहूंगी, साइड हसल से जो भी टाइम आपके पास नो जो भी टाइम आपके पास, लीगल साइड हसल, लेट्स पुट इट दैट वे, आपके पास जितना भी टाइम है उस टाइम में आप अपना 50% ऑफ द सैलरी अर्न करना शुरू कर दो। ओके, और 50% ऑफ द सैलरी अर्न करने के साथ साथ आई वुड से 6 मंथ का जो आपका खर्चा है वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ये द थर्ड पॉइंट। देन तीसरी चीज, आपके पास कोई कुशन होना चाहिए। व्हेन आई से कुशन, कुशन मींस कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। मैं वो सोच रहा था वो गुरुई वाले शिट मैन। सॉफ्ट कुशन का मतलब है कि आपको कहते हैं ना आराम मिलना चाहिए, तो आराम तब मिलेगा जब घर में पैसा आ रहा है और टेबल पे खाना आ रहा है, तब आराम मिलता है। तो उसके लिए यू शुड हैव अ फाइनेंशियल बैकअप व्हिच कैन बी your parents, your family members, your siblings or your husband or wife, your partner. ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत इम्यून कर देता है टू टेक रिस्क इन बिजनेस। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने क्या किया था और मैंने क्या नहीं किया था। मैंने क्लोज टू 50% या 10% ऑफ सैलरी तो कमाना शुरू कर दिया था, मतलब 20 to 50 के बीच में मैंने कमाना शुरू कर दिया था, वो चीज मैंने की थी। दूसरी चीज, मैंने 6 मंथ्स का बैकअप नहीं रखा था और मैं उसका रीजन समझाऊंगी कि मैं क्यों अब सजेस्ट करती हूँ 6 मंथ्स का बैकअप होना चाहिए। थर्ड चीज, माय फाइनेंशियल बैकअप विद माय हस्बैंड। मुझे जो पैसा आता वो शायद मैं सिर्फ खुद पे स्पेंड करती। ही वाज डूइंग इनफ कि ही कैन पुट द फूड ऑन द टेबल एंड इन अ गुड वे। मतलब मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा खर्चे रोकने पड़ते कि स्विगी, जोमैटो और ये सब नहीं हो रहा है, बट बेसिक जो हम लाइफ जीते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो आई टुक द रिस्क। 6 मंथ्स का मनी मैं इसलिए सजेस्ट करूंगी होना चाहिए इज बिकॉज आपको एक माइंड पीसफुल रहता है आपका। बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ, आई वॉज अर्निंग फ्रॉम, मैंने जब छोड़ी 2019 में, मैं लास्ट 7 years से काम कर रही थी कंटिन्यूसली। तो मुझे आदत हो गई थी पैसे कमाने की और मेरी ये आदत हो गई थी मैं किसी से पैसे मांगूंगी नहीं। लेकिन जब से जैसे ही जॉब छोड़ी सीधा इनकम 0 पे आ गई और 10-15 हजार आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ नहीं रहे। और कभी कभी वो भी नहीं है क्योंकि मे बी क्लाइंट्स सस्टेन नहीं कर रहे हैं बिजनेस के बिल्कुल स्टार्टिंग में। न्यू एंड यू डिड नॉट अप्लाई, या फिर ना करने के बाद सीखा एंड तब यू आर ना करने के बाद सीखा एंड नाउ आई एम टेलिंग पीपल। वो 6 महीने के जो पैसे होंगे वो आपको कहीं हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत एकदम कुछ हो गया और आपको पैसे की जरूरत है, क्योंकि आपके पास आपका फाइनेंशियल बैकअप है, दिक्कत नहीं आएगी। वो 6 महीने के पैसे सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए हैं ताकि आप पैनिक मोड में ना जाओ। क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक अर्न कर रहे हो तो आपको ऐसे फीलिंग आती है कि आई एम अर्निंग। तो जब आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होगा आपको लगेगा मुझे कुछ भी चाहिए ना तो आई कैन स्पेंड, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यू कांट आस्क योर पेरेंट्स और यू कांट आस्क योर स्पाउस और योर सिबलिंग, लेकिन वो एक नेचुरल फीलिंग है जो आ जाती है कि यार मांगने पड़ेंगे। दैट इज अ वेरी नेचुरल फीलिंग। और वो फीलिंग ना आए उसके लिए अगर आप 6 मंथ्स का पैसा आपके पास होगा, अगर आपके पास 6 मंथ्स का पैसा होगा ना आप और कॉन्फिडेंस से मांगोगे, क्योंकि बिकॉज यू नो दैट पर्सन बिलोंग्स टू यू। लेकिन क्योंकि पैसा पड़ा है तो आपको लगेगा अगर कुछ नहीं भी हुआ ना तो मेरे पास तो है। तो दैट इज जस्ट फॉर योर कंफर्ट एंड पीस ऑफ माइंड। तो अगर आप ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो तो आप बिजनेस में एटलीस्ट 1.5-2 साल कंसिस्टेंट रहोगे और वो स्ट्रेंथ रखोगे कि नहीं हो जाएगा। यू विल नॉट गिव अप वेरी इजीली इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ग्रेट, कॉम्प्लिकेटेड। कितने साल की जर्नी रही है बिजनेस में? 4 साल। क्या बिजनेस है? I run a marketing agency. We work with coaches, consultants and service providers to grow their business. ठीक है। अच्छा, तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। We work on 3 pillars. Number 1, social media content, ट्रस्ट और credibility बिल्ड करने के लिए। सेकंड, Facebook एंड Instagram ads, लीड जनरेशन के लिए, क्योंकि जो लीड आएगी वो अपना डिटेल्स देने से पहले आपका सोशल मीडिया जरूर चेक करेगी। They will play detective.
देन थर्ड थिंग, जब वो आपके सिस्टम में आ चुकी है तो उनको नर्चर करने के लिए, क्योंकि कोई भी पैसे देने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता है, आपके ब्रांड के बारे में जानना चाहता है, तो ही वो खरीदेगा। तो हम ये तीनों काम करते हैं ताकि जो वो लीड है वो कस्टमर तक जाए तो वो कंप्लीटली वार्म्ड अप हो और वो कहीं ना कहीं पैसे देने के लिए तैयार हो। सो दैट इज व्हाट वी डू। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो मैं बहुत ही टाइम से पूछना चाहता हूँ ओके कि ये पर्टिकुलर बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, यही वाला क्यों किया? ओके तो जैसे मैंने बताया, मैंने जापानीज पढ़ी हुई है। जॉब छोड़ने के बाद मैंने सोचा था कि मैं जापान में बिजनेस करूंगी और मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आई हैड एन एज। मैं एक अब ट्रांसलेटर भी थी, जापानीज लिंग्विस्टिक थी और मुझे मार्केटिंग आती थी। मैं थोड़ा सा एडवांटेज में थी अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स से। और हमारा ये प्लान था, माय हस्बैंड आल्सो इज अ जापानीज ट्रांसलेटर, ही स्टिल इज। तो हमारा यही प्लान था कि हम जापान जाएंगे, वील गेट बिजनेस फ्रॉम देयर एंड वील बिल्ड अ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि जापान इज वेरी प्रोफेशनल, वहाँ के लोग बहुत I love स्ट्रिक्ट, such couples, man. एक जैसे लोग जो अब्रॉड का हिसाब किताब यहाँ उठा के ले आते हैं अपने घर में। मेरे मामा मामी भी ऐसे ही कुछ टाइप। ओके दैट्स नाइस। या प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। या नो नो सो दैट्स व्हाट वी थॉट, क्योंकि जापान एज अ कंट्री बहुत प्रोफेशनल है, बहुत स्ट्रिक्ट है। आप उनका ट्रस्ट जूम पे बैठ के नहीं गेन कर सकते, आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके बिजनेस मिलेगा। बट 2019 दिसंबर में हमारी शादी हुई थी और जब तक हम लोग हनीमून से वापस आते तब तक कोविड आ चुका था और नेक्स्ट 2 साल वी वर ऑल लॉक्ड इन। सो आई थॉट कि ठीक है, मैं इंडिया में बिल्ड करती हूँ, इंडिया में थोड़ी क्रेडिबिलिटी आ जाए। जापान जाऊंगी तो लोग सुनेंगे, दे विल नो कि आई एम समवन, मतलब मैं केस स्टडीज दिखा सकती हूँ। लेकिन वो वेटिंग पीरियड इतना लंबा था 2-2.5 साल का कि इंडिया में डेवलपमेंट होता गया एंड मैं लैंग्वेज से भी छूटती जा रही थी बिकॉज मैं जॉब छोड़ चुकी थी। सो देन आई नेवर थॉट ऑफ गोइंग बैक टू जापान। आई थॉट मैं इंडिया में बिल्ड कर रही हूँ तो माइट एज वेल वर्क इन इंडिया, बट टुडे वी वर्क विद यूएस एंड यूके क्लाइंट्स। ओके, क्या एक चीज है मुझे थोड़ा फेंटली याद है कि वेब करके कुछ था, क्या था वो जिस पे यू यूज्ड टू वर्क? इट वाज योर It is the name of my company is WebEasy. WebEasy, yes. Yeah. तो it is still the name of your company. मेरी कंपनी का पहले नाम एक्चुअली डिजीनेटिक था, लेकिन वो मुझे समझ आया कि डिजीनेटिक अगर मैं किसी को फोन पे बोलूं तो समझ नहीं आता था। अच्छा। और उनको स्पेलिंग बतानी पड़ती थी वेबसाइट के लिए, तो ये गलती मैंने की। ब्रांड नेम इतना सिंपल होना चाहिए कि आप बोलो और सामने वाले को समझ आ जाए। Nice information. ऐसे बीच के काम के पॉइंट्स आपके लिए सडनली निकल के आए इस रैंडम ब्लैबर में, यही हमारा मकसद है। तो WebEasy स्टार्ट भी इसी आइडिया के साथ हुआ था या फिर अब विद टाइम उसमें कुछ नई चीजें ऐड ऑन होती जा रही हैं? डेफिनेटली ऐड ऑन होती जा रही हैं, कस्टमर को समझते हुए, गलतियां समझते हुए, मार्केट की नीड्स को समझते हुए। जब मैंने शुरू किया था, मैंने खुद की वेबसाइट बनाई थी और मुझे 4 महीने लगे थे वेबसाइट बनाने में। जब वो 4 महीने में वेबसाइट बनी तो मैंने हर जगह माय बिजनेस माय बेबी करके अनाउंस किया। तो लोगों को लगा मैं अच्छी वेबसाइट बनाती हूँ, मुझे वेबसाइट का बिजनेस आना शुरू हो गया। आई बिकम अ वेबसाइट डिजाइनर। तो मैंने सोचा ठीक है, नाउ आई हैव अ वेबसाइट एजेंसी। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आया वेबसाइट तो वन टाइम वर्क है। मैं एक बार वेबसाइट किसी को बनाऊंगी और वो एक ही बार बनेगी, हर महीने तो सेम वेबसाइट नहीं बनेगी। एक ही बार वेबसाइट बनेगी और वेबसाइट बनने के बाद कस्टमर के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो किसी और के पास जाएगा सोशल मीडिया कराने, किसी और के पास जाएगा लीड्स लेने के लिए। और फिर एक कंसेप्ट होता है वर्किंग इन द बिजनेस ऑन द बिजनेस। अगर मैं वेबसाइट ही बनाती जा रही हूँ अकेले तो फिर मेरे लिए कस्टमर कौन ढूंढ के लाएगा? और एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट 15 दिन भी चल सकता है या 15 महीने भी चल सकता है, तो आपकी इनकम रुकी रहती है। तो इसीलिए फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन ऐड किया और मैं रिटेनर क्लाइंट्स पे आई, ताकि मुझे हर महीने नए क्लाइंट्स ना चाहिए हो, हर महीने एक आधा चाहिए हो, लेकिन शुरू से जीरो से नहीं स्टार्ट करने के, अब जीरो से क्लाइंट्स ढूंढो। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन ऐड किया। धीरे धीरे समझ आया कि कंटेंट क्रिएशन तो है लेकिन अब ऑर्गेनिक चल नहीं रहा है, लोग देख नहीं रहे हैं, लीड्स कहाँ से आएंगी? तो हमने पेड एड्स डाली। एड्स डालने के बाद ये समझ आया लीड्स तो आ रही हैं पर कस्टमर का सेल ही नहीं हो रहा है। कस्टमर कह रहे हैं ये तो लीड्स खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो वो गलती इसलिए क्योंकि कस्टमर के पास टाइम ही नहीं है नर्चर करने के लिए, उनको टाइम ही नहीं है बताने के लिए वो कौन है, क्या करते हैं। तो हमने फिर ईमेल मार्केटिंग ऐड की ताकि लीड जब तक उनके पास जाए तब तक वो लीड को बिजनेस के बारे में, ब्रांड के बारे में सब कुछ बताओ। तो ओवर द टाइम सीखते सीखते, कस्टमर को सुनते सुनते समझ आया कि क्या ऐड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या हटाना चाहिए। सो ओवर द टाइम। तो रिपीटेड कस्टमर्स हैं आपके पास अब? Yes, definitely. I have customers who are with me for more than 1 year. Okay, wow. So that means कि आपके काम से बहुत satisfied तो होंगे। 100%. तो इस प्रमोशन के लिए मुझे पैसा मिलेगा? This is not paid. Okay. So
ये जो आइडिया है completely वेबीजी का जो था, was it your brainchild totally? Yes, I would say, but I wouldn't say my brainchild is because मैंने तो करते करते सीखा है. I just wanted कि मुझे entrepreneurship करना है, कुछ करना है and I want to make it on my own. मुझे खुद करना है, तो सीखते सीखते गलतियां करते करते, लोगों को सुनते सुनते, कस्टमर की सुनते सुनते, it just happened. You mentioned you have a team. You Yes. started solo. Yeah. You have a team. कितने लोगों की है? I have a team of 8 people. So you are paying salaries actually में? Yes. And I'm so, blessed कि भगवान ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं लोगों को, एक टाइम था मैं 40,000 अर्न करती थी, बट अभी एक टाइम है कि I pay out salaries every month. तो वो, I consider it a blessing that I've been able to do that. That is very beautiful. कि अगर आप नहीं सही में अगर आप एक एम्प्लॉयर हो तो ये फीलिंग अगर आपके अंदर है कि आप जिसको भी एम्प्लॉय कर रहे हो उसकी फैमिली के लिए उसके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हो, नॉट दया वाले भाव से, इनफैक्ट आप चाहते हो कि वो ग्रो करे, तो ये दिस इज आई थिंक अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। और दुआएं मिलेंगी आपको। ये जो मेरे व्यूअर्स हैं आपको मेल वेल करेंगे, इनको रख लो। थैंक यू। मुझे भी रख सकते हो। चलिए हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ आते हैं थोड़ा, बट आपके साथ ये सेशन करके काफी अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहूंगा कि हमारे और सेशंस ऐसे ही होते रहें। Sure. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, वो क्या होना चाहिए आप बताइए। नहीं बताओ, मुझसे लास्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा जिसका यू कैन गिव द बेस्ट आंसर। So I think ये क्वेश्चन फीमेल्स के लिए है। I don't know will it make sense or not, but the question is when should you think of marriage if you want to build a business? वाओ, ये एकदम टोटली नए पॉडकास्ट की इन्होंने शुरुआत कर दी है देखा जाए तो। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, फीमेल ओरिएंटेड क्वेश्चन। अगर आप एक लड़की हो और शादी बीच में टांग अड़ा रही है और आपको खुद का काम करना है, तो वो शादी से पहले की शादी के बाद में क्या सोच होनी चाहिए? लेट्स कम टू द आंसर। ओके, तो मैं जैसे बोला कि एक और पॉडकास्ट, आई विल डू वन मोर, बट आई विल आंसर वेरी क्रिस्पली कि 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, मेरे केस में था कि माय पार्टनर वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट। आई न्यू कि अगर मैंने बिजनेस एक्चुअली शादी के बाद शुरू किया। 2019 11 दिसंबर वी गॉट मैरिड और 16th या 19 दिसंबर मेरा 26 दिसंबर वाज माय लास्ट वर्किंग डे और दैट्स व्हेन आई फुल्ली फ्लेज्ड स्टार्टेड माय बिजनेस। तो मेरे केस में माय पार्टनर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट, तो मेरे लिए मैरिज वाज वेरी फ्रूटफुल। सो इफ यू थिंक यू आर इन अ लव मैरिज या अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी जा रहे हो, इफ यू कैन टॉक टू द पर्सन वेरी ओपनली एंड अगर आपको लगता है कि वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा, देन गो फॉर मैरिज। लेकिन अगर आपको लगता है कि जहां फैमिली में आप जा रहे हो, जो पार्टनर है, प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी स्टार्टिंग में, देन बिल्ड टू अ लेवल कि उसके बाद आप शादी करो। बिकॉज आई ऑल्सो फील टू अ सर्टेन पॉइंट कि व्हेन यू गेट मैरिड फॉर द फर्स्ट ईयर, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग और वो पहला साल ही रहेगा, वो पहला साल कभी वापस नहीं आएगा। यू वांट टू एंजॉय दैट टाइम। तो इफ यू वांट कि शादी के बिल्कुल बाद आप शादी पे थोड़ा फोकस करो, तो यू बिल्ड अ लिटिल करियर एंड देन यू गो इनटू मैरिज। सो दोस आर द 2 एडवाइसेस। सो बिफोर वी एंड दिस, इस ब्यूटीफुल एडवाइस के साथ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो, बिकॉज इफ दे एंजॉयड दिस पॉडकास्ट दे वुड लाइक टू लिसन टू यू मोर, तो आपके जो और ऐसे वीडियोस हैं जिसमें यू आर बेशक टेलिंग अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज आई नो आप फीमेल से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाते हो उनके एम्पावरमेंट के लिए, तो ऐसे कुछ सजेस्ट अगर कर दो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक्स। Definitely. I have a podcast called the Female Founders Podcast और उसका एक ही एम है that we like to highlight women stories जो कि आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। So I think you can follow that podcast and you can definitely follow me on social media and if you need any help, I'm always available to answer your questions. So मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ मनमीत कौर एंड आई थिंक ये हम सबके लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है, मेरे लिए तो है ही बहुत अच्छे से। एंड आप जो देख रहे होगे, जो क्लिक करके आगे इनके वीडियोस देखोगे, बहुत इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है फॉर श्योर। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनके साथ हम बने रहेंगे और वीडियोस हम लाते रहेंगे। मनमीत कौर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। एंड इससे पहले आप चले जाओ, मैं अपने इस प्यारे व्यूअर नहीं, कौन हो आप मेरे? गेस्ट या मैं अपने इस प्यारे गेस्ट से फोर्सफुली बुलवाना चाहूंगा मेरे चैनल के लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें। hey, बोल। मैं फोर्सफुली कर रही हूँ, मैं पूरे दिल से कर रही हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। The more people it reaches, the better it will be. Thank you.